दुख की बात यह है कि आज भी मिल्लत को इसकी खबर नहीं है। यही तो। और मुझे तो ये लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन का इनका बीजेपी का एजेंडा होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। तो अभी तक तो यह है कि मदरसे जला रहे हैं, लाइब्रेरियाँ जला रहे हैं और लोग खामोश हैं। अभी बिहार में जो जिस तरीके से जलाया है, लेकिन क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि अलीगढ़ को ख़त्म करने के बाद भी मुसलमान चुप रहेगा? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस पर अक़लियतों को फख्र है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को नाज है और हिंदुस्तान को भी नाज है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, अंदर से खोखला किया जा रहा है और उसकी हैसियत को मिटाया जा रहा है और उसका जो किरदार है उसको मिसमार किया जा रहा है। लेकिन हैरत यह है कि कौम बिल्कुल नहीं जानती कि हो क्या रहा है उसके इदारे से। हर किसी की ख्वाहिश है कि अलीगढ़ जाएं हमारे बच्चे, लेकिन अलीगढ़ बचे कैसे इसकी फिक्र शायद किसी को नहीं है। एक शख्स है जो एक मुद्दत से लड़ रहा है, स्टूडेंट के जमाने से लेकर के और आज तक मुस्तकिल, कि हमारा इदारा महफूज रहे, उसका किरदार महफूज रहे, ताकि वहां हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जाएं। इसी मसले पर आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब से। शुक्रिया। अदीब साहब, कि हो क्या रहा है ये, और लोग बिल्कुल बेखबर हैं, सब कदमों में लेटे जा रहे हैं आरएसएस और हुकूमत के। जी मुमताज साहब, इसमें आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले कुछ लोगों के फोन आए मेरे पास और ये कहा गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारा जो अभी मौजूदा एक्ट है इसको तरमीम किया जाए। इसका यकीन नहीं आया मुझे। मैं कहा ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो एक्ट यकीन होने वाली बात ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो तो पार्लियामेंट के एक्ट से चल रही है, जाहिर है। तो ये कमेटी कैसे बनी? तो हमारे कुछ दोस्त गए वहाँ, मालूम हुआ कि टीचिंग स्टाफ को तो कुछ पता नहीं था, इंतजामिया खामोश थी। लेकिन एक खत हाथ लगा जो रिमाइंडर था नवंबर 2022 का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें ये लिखा था कि आपको हमने जो इत्तला की थी अभी तक आपने कमेटी नहीं बनाई, रिकमेंड नहीं किया। और वो कमेटी जो बनी उसकी कमेटी की लिस्ट भी मिल गई। उसमें एक सीनियर एलिगेरियन जो थे जायसवाल साहब, कोई बड़े ओहदे पर रहे हिंदुस्तान के, वो चेयरमैन, और 3 या 4 दूसरे टीचर हजरात के साहब ये रिपोर्ट बना रहे हैं। बड़ी कोशिश की कि ओरिजिनल लेटर कहाँ से आया, कब आया, कैसे ही आया, तो वो किसी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, न वाइस चांसलर ने, न रजिस्ट्रार ने, न इंतजामिया के किसी आदमी ने। लेकिन जब फिक्र हुई तो हमारे कुछ साथियों ने ट्रेस करना शुरू किया, तो पता ही लगा कि 2019 में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट जो सन 2081 में आया था उसको विड्रा किया गया बहुत से अमेंडमेंट के साथ। अब अमेंडमेंट क्या है कि एक अजीज बादशाह नाम के एक साहब का मुकदमा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी करेक्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को रिजर्वेशन का कम से कम 50% का अख्तियार है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और वो जजमेंट ऐसा था जिसके बारे में उस वक्त के वकला और दानिश्वर कहते थे कि ये दाग है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में से। उसमें ये कहा गया कि एमओ कॉलेज जो है वो तो सर सैयद मुसलमानों ने बनाया, लेकिन एमओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो बाय द एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी। यानी ऐसे ही जैसे कि हिंदुस्तान की आज़ादी गांधी और उनके रफका ने नहीं करी, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो पास किया था ना, हिंदुस्तान आजाद होगा। सही बात है। तो यही एक किस्सा उन्होंने बना के इसके खिलाफ तहरीक चली। उससे पहले ये हुआ था कि एक सन 65 में एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ था हमारे वाइस चांसलर लियाकत साहब का। हम लोग उस जमाने में स्टूडेंट थे और उसके बाद नूरुल हसन साहब एक ऑर्डिनेंस लाए थे और उस ऑर्डिनेंस के तहत वो सारे हुकूक छीन लिए गए थे। माइनॉरिटी करेक्टर जो हमारा था
वो ये था कि वहाँ का जो कोर्ट था, यूनिवर्सिटी कोर्ट, वो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी थी, वो सब बंद कर दिया था। बहरकैफ वो फिर एक्ट की शक्ल में आया, उसके खिलाफ तहरीक चली और उस वक्त के लोगों ने ऐसी तहरीक चलाई कि हमारे ऐसे लोगों ने भी अपनी जिंदगी में जेल के सफर वहीं से शुरू किए। फिर हमारे बाद बहुत बड़ी टीम तैयार हुई, उसमें बहुत से लोग चले भी गए। अभी परसों नरसों जिलानी भी उसी में शरीक थे, जावेद हबीब भी उसी में थे। ये सब आप जितने देखते हैं अब्दुल से, यानी आरिफ मोहम्मद खान, ये सब वहीं की पैदावार, उसी तहरीक के नौजवान लड़के थे ये। उसके बाद 2081 में जब इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आई 80 में, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। तो क्योंकि जजमेंट ये था कि हम जो यूनिवर्सिटी है एएमयू, वो मुसलमानों ने नहीं बनाई, तो एक अमेंडमेंट लाया गया कि नहीं, एमओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही मुसलमानों ने बनाई। तो हमारा वो ऑब्जेक्शन खत्म हो गया जो जज ने किया था, यानी हम मराठी स्टूडेंट हो गए थे। लेकिन इसको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन अलीगढ़ के टीचर, उस वक्त तक ये तय हो गया था कि भाई हाउ टू मेंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि कुठारी कमीशन जो बैठा था सन 65 में, उसने कहा था कि अगर माइनॉरिटी करेक्टर मेंटेन करना है तो माइनॉरिटी को अक्सरियत में होना चाहिए, तभी वो कलेक्टर आता है। जैसे हिंदुस्तान में है, हमें याद है कि हिंदुस्तान में हम जब तालिब इल्म थे, उस वक्त जब इनाग्रेशन होता था तो फीता कटता था। अब गणेश जी आते हैं और नारियल फूटा जाता है, पूजा होती है। ये अक्सर ये ऑफिशियली गलत है, लेकिन अक्सरियत का इन्फ्लुएंस इतना है कि वो मान लिया गया। तो इस मेंटेन करने के लिए उस वक्त ये तय हुआ कि इंटरनल 50%, एक्सटर्नल 50%। तो टीचरों ने ये सोचा कि अगर हमने ये लागू कर दिया 50% वाला, तो फिर जैसे अलीगढ़ में पहले ये था कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम तलबा, बेहतरीन तलबा आते थे, फिर वो धीरे धीरे लोकल यूनिवर्सिटी के पास के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर के आसपास के लोग, कुछ है आजमगढ़ के लोग, ये कुछ जिलों के लोग जिनके अंदर इन बिल्डिंग होती गई, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आते गए। तो जो उसका म्यार था, वो जिसका गम हम लोगों को था कि बहरहाल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, कि नसीम साहब जब वाइस चांसलर हुए तो उनको ये महसूस हुआ कि मेडिकल कॉलेजेस में जो मास्टर्स करना है। कब की बात है ये नसीम साहब वाइस चांसलर थे मेरे ख्याल से तो 15 साल पहले। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेडिकल में तो लड़के नहीं आ रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि 81 में ये एक अमेंडमेंट हो चुका है, उसके तहत हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, हम 50% मुकदमा मुसलमान लेंगे। उसमें से 2 लड़के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, उसको स्टे कराया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है इसको हम जायज मानते नहीं। तो वो जायज न मानने की वजह से वो कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में है। और अब यानी हैरत ये है कि उस वक्त रजिस्ट्रार जो थे वो हमारे फैजान मुस्तफ़ा थे। फैजान मुस्तफ़ा ने ही ये हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। और उसके बाद ये जो 2019 में जो ये रिपील किया गया, हटाया गया, 4 साल तक किसी एमपी को, किसी मुसलमान को कुछ नहीं मालूम ही क्या हुआ। बड़ी खामोशी से किया गया। लेकिन जाहिर है कि अलीगढ़ की इंतजामिया और वाइस चांसलर के बगैर तो हो नहीं सकता। उनको मालूम था, वो खामोश थे। और जहां तक कि जो उनको चिट्ठियां लिखी गई जिसका हवाला उसमें है, रेफरेंस में क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन उसमें उस खत के रेफरेंसेस हैं। वाइस चांसलर साहब चुप बैठे रहे। उसके बाद जब वो एमएलसी बना दिए गए और उन्होंने जमीरुद्दीन शाह था, नहीं, ये हमारे तारिक मंसूर तारिक मंसूर साहब, ये जब एमएलसी बना दिए गए और उन्होंने मोदी जी की तारीफें भी कर डाली, तब ये बात खुली। अभी इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जो भी अलीगढ़ से मुताल्लिक है वहाँ खबरें पहुंची, हम लोगों ने भी बयान दिए कि भाई ये क्या होगा। अब हमारे पास वो जो तहरीक थी
तो आप उसमें सोचिए कि उस वक्त के अकाबरी में कोई ऐसा नहीं था। डॉक्टर फरीदी थे, शहाबुद्दीन थे, और सभी पूरे हिंदुस्तान भर के, सलाउद्दीन ओवैसी के वालिद वहीं से उठे, वहीं आए। नहीं, सलाउद्दीन ओवैसी लीडरी भी वहीं से हुई, आजम खां भी वहीं उसी तहरीक से उठे। बिल्कुल। तो वो जो तहरीक थी, अब हमारे पास लोग तो है नहीं। लेकिन हैरत मुझे ये हुई कि परसों मैंने एक बयान देखा, और आज एक वहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी करेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने 28 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन सारे लोगों को दावत दे रहे हैं जो अलीगढ़ की तहरीक से जुड़े हुए थे, और उन सारे वकीलों को बुला रहे हैं। हम कानूनी नुकसान नहीं जानते, लेकिन एक बेसिक हम आपसे कह रहे हैं कि जिस बुनियाद पर हमने 13 साल की लड़ाई के बाद अमेंडमेंट किया गया, अगर आपने वो वापस ले लिया तो फिर हमें लड़ाई क्या तो होगी? फिर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं है कि मुसलमानों ने नहीं बनाई, तो फिर तो हम वहीं पे आ गए ना, वहीं पहुंच गए फिर। वहीं पहुंच गए। लेकिन वो कह रहे थे फर्क नहीं होगा। अगर फर्क नहीं, फैजान मुस्तफा ये बात ये फैजान मुस्तफा कह रहे हैं, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर आप जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप हार गए तो सुप्रीम कोर्ट आप क्यों गए एज ए रजिस्ट्रार, क्यों गए थे आप? और हाँ, और सवाल ये भी है कि अगर ये सब नुकसान, ये कुछ नहीं हो रहा, तो ये कमेटी क्यों बनी और कमेटी का काम क्या था, ये राज क्यों रखा गया? ये वो सारे सवाल हैं जो डिस्कस होंगे, जो उसमें 28 को डिस्कस होंगे। दुख की बात यह है कि आज भी मिल्लत को इसकी खबर नहीं है। यही तो। और मुझे तो ये लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन का इनका बीजेपी का एजेंडा होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। लेकिन अब उस जमाने के और आज के जमाने की तहरीक में फर्क यह है, उस जमाने में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो तहरीक से न जुड़ा हो, और अभी तो तहरीक शुरू नहीं हुई और कुछ लोगों के बयान आने लगे। और जैसा आपने जुमला कहा कि एक होड़ लगी है कि हम उधर जाएं, तो सवाल ये था कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वाइस चांसलर को, इंतजामिया को, कि ये हमारी करस्पॉन्डेंस हुई है। इसलिए अगर वो ये समझते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये समझता है कि वो अलीगढ़ का वाइस चांसलर ही नहीं है, मिल्लत तालीम याफ्ता लोगों में के मिल्लत का वो कायद भी है, बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उसकी तरफ देखता है। ये खामोशी क्यों है, ये छुपा हुआ काम क्यों हो रहा है? ये तो इत्तेफाकिया वो लेटर आउट हो गया जिसमें ये था कि कमेटी बनाइए, कमेटी बन भी गई है, और कमेटी को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रिपोर्ट भी देनी है। क्या रिपोर्ट देनी है? जब हम लोगों ने निकाला तो ये गजट से निकला कि 2019 में फैजान मुस्तफा साहब ये कह रहे हैं कि साहब वो तो रेगुलर है, जो जो काम हो जाते हैं तो वो रिपील हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अलीगढ़ का तो अभी मामला खत्म ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में है। सही बात है। अभी तब कैसे हो सकता है वहाँ? वो रिपील कैसे हो सकता है? तो ये सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि आपके जरिए ये बात लोगों को जानी चाहिए, और सब सर जोड़ के बैठे कि आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इस मुल्क में जहाँ इतने मजालिम हो रहे हैं। और अगर अलीगढ़ की दरगाह भी छीन ली तो अभी तक तो यह है कि मदरसे जला रहे हैं, लाइब्रेरियां जला रहे हैं, और लोग खामोश हैं। अभी बिहार में जो जिस तरीके से जलाया है, लेकिन क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि अलीगढ़ को खत्म करने के बाद भी मुसलमान चुप रहेगा? ये एक मसला है। बहरहाल ये वाकई बहुत ही अहम मसला है। और 28 चूंकि मई को ये आपकी मीटिंग है, तो 4 बजे उसकी टाइमिंग है। जी, 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जी जी। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम सिर्फ उन सारे लोगों को बैठाल के उनके सामने ये रखना चाहते हैं कि असल हकीकत क्या है। हम फैजान मुस्तफा साहब और जो यूनिवर्सिटी के हिमायती हैं उनको भी दावत आमद देंगे, आइए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, और अगर आपका अपना पॉइंट कैसे नुकसान दे नहीं। हाँ, कैसे नहीं है। इसलिए कि बहुत से वकलाओं से मैंने बात की जो कानून दां हैं और अलीगढ़ से तहरीक से जुड़े हुए हैं, उन सब की ये ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा अदीब साहब आप सब लोगों को इकट्ठा कीजिए और उसके बाद कोई हम राह अमल तैयार करें। तो बहरहाल ये थे मोहम्मद अदीब साहब, और इन्होंने पूरी तफसील आपके सामने बयान की, और वाकई एक बेखबरी सी है। इतना बड़ा इदारा है, सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा इदारा भी हाथ से चला गया तो फिर बचेगा क्या? क्या अभी जागने का वक्त नहीं है? 28 तारीख को हम फिर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।